नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बिहार चुनाव के बाद जो असल रिजल्ट है वो आने शुरू हो गए और रिजल्ट इतने खतरनाक हैं कि आप सुन करके हैरान रह जाएंगे। हालांकि इसकी अपेक्षा 2-3 दिन पहले से की जाने लगी थी और इसका एक ट्रेलर भी आना शुरू हुआ था। कांग्रेस के बिहार में बहुत ही कद्दावर नेता रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, शकील अहमद खान ने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी से और अब वो कहां जाएंगे पता नहीं। लेकिन कांग्रेस के इतने बड़े नेता का इस्तीफा होना छोटी बात नहीं है और उसी वक्त से मैं ये अनुमान लगा रहा था कि कांग्रेस में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है और कांग्रेस बुरी तरह से बिखरने वाली है और कांग्रेस बिखरना शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार के इस आफ्टर शॉक की अगर आपको कोई कल्पना नहीं हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस आफ्टर शॉक की मुझे तो जानकारी थी और मुझे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब इस आफ्टर शॉक को शायद झेल नहीं पाएगी। अब कांग्रेस के लिए बिहार का चुनाव एक अर्थक्वेक जैसा होने वाला है और वो होना शुरू हो गया। शकील अहमद खान के इस्तीफे के बाद सारी बातें सामने आ गई। अब अखिलेश सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे प्रदेश के, वो कैमरे पर खुद को भी समेट नहीं पा रहे हैं। वो इतने गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ इस चुनाव में, कुछ नहीं मालूम। अब इस पर बैठ करके हम लोग सब आकलन करेंगे। सीटों का बंटवारा, सीट के आवंटन में जो देरी हुई और अलावरू जी सब कुछ देख रहे थे, संजय यादव देख रहे थे, हम लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी में किसको कहां से टिकट मिल रही है या चुनाव की रणनीति क्या होने वाली है, कैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, उस प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं मालूम है। ये हालत है कांग्रेस पार्टी का। और केंद्रीय ऑब्जर्वर जो हैं वहां गए हैं, जो केंद्रीय टीम है, उसको धरातल की कोई जानकारी नहीं। उनके सामने जो प्रदक्षिणा करने वाले लोग हैं वो प्रदक्षिणा करते रहे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि कांग्रेस के कनपट्टी पे कट्टा रख करके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करवा ली आरजेडी ने, यह बात 100% साबित हो गई। कट्टा अगर ना भी रखें तो डरा करके, धमका करके कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हमको बगैर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए हुए तुम्हारी कुछ चलने वाली नहीं है। अगर अपनी साख बचाना चाहते हो तो हमें मुख्यमंत्री घोषित कर दो। और कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी के सामने सरेंडर कर दिया। जब कांग्रेस पार्टी शुरू में राहुल गांधी के ही नेतृत्व में वोट वाली यात्रा निकाल रही थी, जो पूरी तरह से फुस हो गई और उस पर कांग्रेस पार्टी के उनके नेताओं ने हमला करना प्रारंभ कर दिया है। अब वो सारे लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, वो नारा फुस हो गया था और कांग्रेस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी चौकीदार चोर है के नारे का। आज वही कीमत चुकानी पड़ी है वोट चोर कहने का। नरेंद्र मोदी को अगर आप वोट चोर कहते हैं तो ये जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी टेलीविजन चैनल्स पे डिस्कशन हो रहे हैं कि ये बात सही है कि जो लोग बाहर से बिहार जाकर के वहां रुक करके वोट दे रहे हैं, लाइन में खड़े होकर के वोट दे रहे हैं, महिलाएं, युवा, पुरुष, सब लोग जो इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का, और जब उनकी बारी आती है तो फिर उसके बाद वो वोट डालते हैं, उसके बाद आप कह दें वोट चोर।
लाइनें नहीं दिख रही हैं राहुल गांधी को, फिर भी आप वोट चोर कह रहे हैं। तो वोट चोर का भी जो नारा था वो भी फुश हुआ, उसको लेकर के कांग्रेस के एक बहुत बड़े खेमे में जबरदस्त बगावत हो गई है। और आपको एक और बात बताते हैं मित्रों, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, स्यूडो इंटेलेक्चुअल, जब वोट चोर का नारा, जब चौकीदार चोर का नारा दिया था राहुल गांधी ने, तो इनके पीछे एक तर्क दिया था। तर्क क्या थी साहब? तर्क थी कि देखिए साहब, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा जो बड़ी क्रेडिबिलिटी है वो क्या है? वो क्रेडिबिलिटी है कि नरेंद्र मोदी के आगे पीछे कोई नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं है, तो नरेंद्र मोदी किसके लिए कमाएगा? नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं कमा रहा है। तो इसको डेंट जब तक नहीं करोगे तब तक आप नरेंद्र मोदी से मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये जो नरेंद्र मोदी के ऊपर चस्पा है कि नरेंद्र मोदी क्रेडिबल है, नरेंद्र मोदी चोर नहीं है, भ्रष्ट भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, ये अगर इसको चस्पा कर दे कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कि नहीं नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है, वो अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है नरेंद्र मोदी, अगर ये हम चस्पा कर दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है साहब। अब उनके सलाहकारों ने ये सलाह दे दी। अब मित्रों, इस सलाह के बाद इस सलाह के बाद क्या हुआ कि उन्होंने चारों तरफ ये गाना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, ये कहना शुरू कर दिया। और जो चीयर लीडर्स थे, उनके इंटेलेक्चुअल चीयर लीडर्स, वो उनको समझाने लगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप चौकीदार चोर है का नारा देते जाइए। जिस जिस रफ्तार से चौकीदार चोर है का नारा वो देते रहे, उसी रफ्तार से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी साख खोती चली गई। और 2019 में चौकीदार चोर का नारा चला था, आप ध्यान रखिए, नतीजा क्या हुआ? 282 से भारतीय जनता पार्टी 303 का आंकड़ा छू गई। मतलब तिहरा शतक लगा दिया कांग्रेस पार्टी ने 2019 में। अब ये और बात है कि 2024 में अब तीसरे टर्म का एंटी इनकम्बेंसी तो होगा ही। तीसरे टर्म के एंटी इनकम्बेंसी में 303 से 240 पे आ गए। लेकिन जब चौकीदार चोर का इन्होंने नारा दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी 282 से 303 सीट पर पहुंच गई। और अब जब इन्होंने वोट चोर का नारा दिया, तो 101 में से 90% का स्ट्राइक रेट है भारतीय जनता पार्टी का, 90% का। 90 प्लस सीटें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। इसका मतलब क्या हुआ? वोट चोरी का नारा चस्पा नहीं हुआ बीजेपी पर, वोट चोरी का नारा चस्पा नहीं हुआ नरेंद्र मोदी पर। आप मिजरेबली फेल कर गए, दोनों नारों में आप फेल कर गए। और यही बात कांग्रेस का एक तबका बार बार कहता रहा कि आप नॉन इशू को इशू क्यों बना रहे हैं। उन्हें क्या मालूम है, अरे साहब ये इशू बना क्यों रहे हैं, ये इशू तो बन रहा है, विदेश से आ रहा है। सैम पित्रोदा उनको बोल रहा है कि साहब इनको अगर रिजीम चेंज करना है तो इनको चोर साबित करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये रिग करके आ रहे हैं, इलेक्शन रिग करके सत्ता में आ रहे हैं। यही बात जनता को समझानी है कि ये मुद्दे पर जीत करके नहीं आ रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है इसलिए जीत करके नहीं आ रहे हैं, जनता उनको चुन रही है, ये नहीं बताना है। दुनिया को यह संदेश देना है कि नरेंद्र मोदी चुनाव को रिग कर करके सत्ता में पहुंचे हैं, नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हो गए हैं, नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। ये नैरेटिव को फैलाना है न। राहुल गांधी और ये गांधी परिवार, मैं समझता हूं भारतीय जनमानस को, और आज, सिर्फ आज नहीं, ये गलत कर रहे हैं ये परिवार इमरजेंसी में भी गलत किया। इमरजेंसी में भी जनता के मूड को पढ़ने में नाकामयाब रही, लगा दिया। ये और बात है कि 1980 में फिर दोबारा जीत करके आ गए और थंपिंग मेजोरिटी से आए। वो इसकी वजह से ये नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी जीत करके आ गई, इसकी वजह ये थी कि जिन्होंने उनको सत्ता से हटाया 74 के बाद, जो 77 में चुनाव हुआ, जो जनता पार्टी, जो ज्वाइंट जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, वो अपने कुनबे को एकजुट नहीं रख पाई, उसमें विरोध हो गया।
उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया और उसका नतीजा ये हुआ कि जनता को लगा कि अरे साहब ये लोग कुछ नहीं चला पाएंगे, इससे बेटर वही थी, कांग्रेस पार्टी ही ठीक थी, इंदिरा गांधी ही ठीक थी। और इंदिरा में कम से कम सेल्फ करेक्ट करने की बहुत जबरदस्त क्षमता थी। वो जनता के बीच गई और उन्होंने खुद को फौरन करेक्ट किया। वो जनता से कनेक्ट भी कर रही थी। वो लीडरशिप आप राहुल गांधी में नहीं देख सकते हैं, वो प्रियंका गांधी में नहीं तलाश सकते हैं जो इंदिरा में थी। तो इंदिरा जी ने जो 77 में गलती हुई इंदिरा से इमरजेंसी के बाद, वो गलती इंदिरा ने दुरुस्त किया 1980 में और तब वो जीत करके आई। लेकिन ये इंदिरा कांग्रेस वो इंदिरा कांग्रेस नहीं, अब तो सिर्फ आई कांग्रेस आई ही है, लेकिन वो इंदिरा कांग्रेस नहीं है जिसमें इंदिरा थी फ्रंट फुट पे। इंदिरा जैसी शख्सियत फ्रंट फुट पे खेल रही थी, वैसी शख्सियत अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है। ठकुर सुहाती करने वाले लोग हैं। और कांग्रेस को वो राहुल गांधी को, कम से कम राहुल गांधी ने एक एक करके अपने नेताओं को, और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी उसमें उस तरह से थे पैरासाइट ही हैं, उनको अगर इन्होंने दरकिनार किया तो किया, लेकिन ये कोई नया नैरेटिव नहीं चुन पा रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब कहां से इनकी रणनीति बनती है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में या हार्वर्ड के कुछ इंटेलेक्चुअल इनके साथ आ जाते हैं, वो इनको बताने लगते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी को वोट चोर कहना शुरू कर दो। पहले चौकीदार चोर कहा, नहीं चला। वोट चोर चलना शुरू हुआ, नहीं चला। और इनको तब तक लोग बोलते रहे वोट चोर है, वोट चोर है, वोट चोर है। वोट चोर का ये नैरेटिव लेकर के बिहार पहुंचे और बिहार में जो इनका सबसे बड़ा एलाई है, वो वोट चोर के नैरेटिव पर यकीन नहीं कर रहा। उनको कन्विंस करने की कोशिश की। उनको पता है कि ये वोट चोरी जो हम बोल रहे हैं, जनता को हम, क्योंकि हम पावर में नहीं हैं लेकिन हम एक अच्छे नेता हैं और हमारी पार्टी की एक साख है, एक खास वर्ग तक हमारी पहुंच है, तो वो सुन तो लेती है। लेकिन ये वोट चोरी पूरे बिहार के जनमानस को आंदोलित कर देगा, ये नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को समझाने की कोशिश की। वहां के जो लोकल अलाई थे, मतलब आरजेडी, तेजस्वी यादव ने समझाने की कोशिश की और ये नतीजा ये हुआ कि जब तेजस्वी और राहुल गांधी ज्वाइंट यात्रा निकाल रहे थे, तो जब लग गया, और इस बात को समझने में कोई गलती नहीं की लालू यादव ने। लालू यादव बहुत ही पॉलिटिकली शार्प पॉलिटिशियन है भारत में। उन्होंने फौरन समझ लिया कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है। तो एक तरफ वोट चोरी वाला जो नारा, जो यात्रा चल रही थी, उसमें साथ तो गए, लेकिन दूसरी बार जो यात्रा निकली वो आरजेडी की अकेली यात्रा निकली। उसमें राहुल गांधी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। और ये जो संदेश था, ये लालू यादव का संदेश था तेजस्वी के लिए कि आप सेपरेट एक यात्रा निकालिए, अधिकार यात्रा या परिवर्तन यात्रा, संवर्धन यात्रा, जो मर्जी कह लीजिए, ऐसी कुछ यात्रा निकालिए, जनता से कनेक्ट कीजिए और जनता के बीच जाइए। और खास तौर से उन्होंने उन इलाकों को चुना जिन इलाकों में आरजेडी का प्रभुत्व है, ताकि कम से कम वो कुनबा इंटैक्ट हो। मतलब 143 सीट जो लेकर के लड़ने का प्लान बनाया आरजेडी ने, कम से कम उस 143 सीट को कवर करने की कोशिश की तेजस्वी ने। इसका मतलब यह हुआ कि तेजस्वी को इस बात का भान हो गया था कि कांग्रेस हमारे लिए लाइबिलिटी है, और इसलिए कांग्रेस इस बार कुछ कहती रही कि हम 70 सीट दीजिए, 70 सीट दीजिए। आरजेडी नहीं स्वीकार की 70 सीट के फॉर्मूले को। खैर 58 सीट उसके बाद भी ले लिया, और अब तो स्ट्राइक रेट देख ही रहे हैं। 5 आएगा कि 4 आएगा वो कहना मुश्किल है। शाम तक अभी पता चल जाएगा कि 5 सीट आया या 4 सीट आया। लेकिन नतीजा इसका क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हो गया। शकील अहमद खान ने पहले इस्तीफा दे दिया। अखिलेश सिंह अभी आकर के कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, अलावरू जी को सब कुछ मालूम होगा और हम लोग इस पर आकलन करेंगे। अब धीरे धीरे और बगावत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पावर ब्रोकर ने जकड़ लिया है दिल्ली में, और उसमें बहुत सारे नाम हैं। मैं उस नाम का जिक्र नहीं करना। अभी अभी एक सज्जन ने करना शुरू कर दिया, बयान देना शुरू कर दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाम कांग्रेस पार्टी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाम तेजस्वी है। अब ये देखिए, अब इस तरह का अनर्गल प्रलाप कांग्रेस पार्टी के, इसका मतलब है कि जो कोई भी इस तरह का अनिर्गल प्रलाप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कांग्रेस का हितैषी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हितैषी है। वो बीजेपी का आदमी है जो कांग्रेस में काम कर रहा है, पक्का मान के चलिए। क्योंकि वो कांग्रेस का हित नहीं कर रहा है। ऐसे साइकोफेंट, ऐसे बयानवीर जिससे कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। तो अगर कांग्रेस का नुकसान हो रहा है तो फायदा किसको हो रहा है?
फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पे। तो ऐसे बयानवीर जो कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार बनाम आरजेडी थी, ज्ञानेश कुमार बनाम कांग्रेस था, इसका मतलब है कि आज भी वो इलेक्शन कमीशन पर उसी तरीके से संदेह कर रहे हैं। जबकि ये पूरी तरह से साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता के साथ वोटिंग कर रही है, वोटिंग करवा रही है, और जिस तरह का भीड़ दिख रहा है वोटिंग में, और खास तौर से महिलाओं की भीड़ 10-10% का जंप है प्रीवियस इलेक्शन से। वोटिंग का जो परसेंटेज जो राइज किया है वो 10% का राइज है। ऐसी स्थिति में आप ये कहें कि वोट को रिग किया जा रहा है, वहां वोट की चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन इसमें इन्वॉल्व है, तो आप संदेह पैदा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर नहीं, खुद के ऊपर संदेह पैदा कर रहे हैं। एक तीसरी थ्योरी यह आ रही है कि कांग्रेस पार्टी, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो खेल एसआईआर के माध्यम से बिहार में किया वो पश्चिम बंगाल में होने नहीं देंगे, तमिलनाडु में होने नहीं देंगे। ये भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। ये पीडीए वाले हैं, ये पिछड़ा दलित अकलियत का जो इनका पीडीए का नारा है, ये उत्तर प्रदेश में भी धूल चाटेंगे। लेकिन अभी भी इनको लग रहा है, जो लोकसभा में थोड़ी बहुत इनको अपेक्षित सफलता मिल गई वो किसी और कारण से मिली थी, जो आप देखिएगा विधानसभा में 2027 में इनको मुंह की खानी पड़ेगी अगर इन्होंने यही नैरेटिव चालू चालू रखा तो। फिर ये दूसरे राहुल गांधी साबित होंगे और दूसरे तेजस्वी यादव साबित होंगे। लेकिन अभी बयानवीर बने हुए हैं। अखिलेश यादव ने फिर एक बयान दे दिया है कि नहीं, हम इस एसआईआर की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इलेक्शन कमीशन कर रही है, उसको हम बंगाल में नहीं चलने देंगे, उसको हम तमिलनाडु में नहीं चलने देंगे, दोनों जगह पर चुनाव है। बहुत सारे लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का मोरल हाई है और अब उसका जो टेस्टिंग ग्राउंड है वो बंगाल है। और बंगाल में 3 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी भी ममता बनर्जी के साथ है, वहां जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के साथ है। लेकिन ममता बनर्जी तेजस्वी यादव नहीं है, ममता बनर्जी अखिलेश यादव भी नहीं है। ममता बनर्जी एक सोशल कनेक्ट वाली, वोटर कनेक्ट वाली ग्राउंड लीडर है, जो हवाई चप्पल में चलती हैं, सूती साड़ी पहन करके चलती हैं, और बेसिकली वो फाइटर हैं ऑन द स्ट्रीट। वो ऑलवेज, वो मुख्यमंत्री, अकेली देश की मुख्यमंत्री हैं जो ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन की लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में काम करती रहती हैं। अपने ही सरकार के खिलाफ वो कभी धरने पर बैठ जाती हैं, कभी बलवा कर देती हैं, मतलब इस तरह का उनका आचरण रहा है। वो रियल पॉलिटिकल एक पर्सनालिटी हैं, जो जनता के बीच या जहां कहीं भी जनता से उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है, फौरन उसको करेक्ट करती हैं। वही इंदिरा गांधी वाला, जो मैंने आपको 1980 का उदाहरण दिया कि इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से 77 के बाद खुद को करेक्ट किया 1980 में, और हारने के बाद दोबारा फुल मेजोरिटी में सरकार बना ली, उसी प्रकार से ममता बनर्जी की भी वो क्षमता है। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव जीतते जीतते शायद अब थक गई होंगी, या पश्चिम बंगाल का वोटर ये चाह रहा होगा कि एक बार अब सत्ता परिवर्तन किया जाए। बहुत लंबे समय तक ममता बनर्जी को हमने दे दिया, एक बार बीजेपी को भी देखा जाए। ऐसे टर्फ में जहां पर कि अभी भी लोग कह रहे थे कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट अधिक होगा, बीजेपी का स्ट्राइक रेट कम होगा, ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी का स्ट्राइक रेट अधिक है, जेडीयू का भी स्ट्राइक रेट अच्छा है, लेकिन बीजेपी अपने स्ट्राइक रेट को लगातार बनाए हुए है। अगर बीजेपी पूरे सभी सीटों पर चुनाव लड़ती तो आप मान लीजिए कि मुमकिन होता कि भारतीय जनता पार्टी अपने तय सरकार बना लेती। वो तो 101 सीट पर ही लड़ रही है, उस पर भी 90 प्लस जा रही है। अगर ऐसी परिस्थिति होती भारतीय जनता पार्टी की वो 140 सीट पर लड़ती, तो 120-22 लाना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन बिहार में उन्होंने निर्वाह किया। अभी मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फिर एक सवाल है। अभी तक तो मान के चलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन अगर माइनस जेडीयू भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, तब भी शायद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसको कहते हैं गठबंधन धर्म, ऐसा प्रतीत होता है। या अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, फर्ज कीजिए, तो नीतीश कुमार को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर पद मिलेगा जिससे नीतीश कुमार का के सम्मान में कोई कमी नहीं हो। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि नीतीश कुमार बिहार की कुर्सी छोड़ेंगे। तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन धर्म का निर्वाह करेगी। अगर उनको बदलना भी होगा तो ये वक्त नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है और जेडीयू भी इस बात को जानती है, कम से कम नीतीश कुमार ये जानते हैं कि इस वक्त शायद भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करेगी कि उनको बदल करके किसी और को मुख्यमंत्री बनाए। ये तभी होगा जब नीतीश कुमार स्वयं कहे कि हाँ, मैं अब इस पद से हटना चाहता हूं, मुझे कोई और भूमिका दिया जाए, और उस अर्थ में हो सकता है कि नीतीश जी के सम्मान में कोई कमी ना हो और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में उनके लिए कुछ बड़ा विचार सोच रही हो। तभी वो ऐसा कर सकते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी से अलग हो सकते हैं। अन्यथा बीजेपी और जेडीयू के अलायंस में कोई कोई घालमेल नहीं है। ये आप दूर दूर तक देखने की कोशिश मत कीजिएगा। ये तभी संभव है जब स्वयं नीतीश कुमार सहमत हो जाएं कि हाँ, मैं ये कुर्सी छोड़ता हूं और मुझे आप ये इस जगह पर एकोमोडेट कीजिए, और उसको उस अकोमोडेशन से नीतीश कुमार खुद को कंफर्टेबल माने, तभी हो सकता है। नीतीश को नाराज करके भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेगी। ये तो मामूली एक पहले दूसरे तीसरे क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं वो भी समझा देंगे आपको। ऐसी गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और अभी ही कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि बिहार चुनाव ने मोदी को बचा लिया है। मोदी को अभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर लड़ाई लड़नी है और उसमें नीतीश का साथ बहुत जरूरी है। इसका प्रभाव आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा और तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा। तो आप ये बात तो भूल जाइए कि नीतीश कुमार अभी, जैसे कि मैं देख रहा था कि एक इंटरव्यू में नित्यानंद राय गोलमोल कर रहे हैं। नित्यानंद के उनके मन की जो कुलाचे हैं वो भरनी शुरू हो गई हैं कि भाई हमारे लिए भी एक स्कोप हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो वो उनको बधाई हो, वो सोच सकते हैं, उनको सोचना भी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई रिस्क अभी तत्काल तो लेती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। इतना लेकिन तय है कि कांग्रेस पार्टी में जो बगावत हुआ है, वो बगावत और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और कांग्रेस के लिए अब अस्तित्व का संकट हो गया है। पता नहीं उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होगा। बंगाल में कहीं सीन में नहीं है। बंगाल तो पूरी तरह से खत्म है। वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लास्ट चुनाव में भी वही स्थिति है। बंगाल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अस्तित्व बचाएं, बगावत बचाएं, क्या करेंगे अब ये कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।